चलिए जी, तो शुरू करते हैं बच्चों। पहले हमारा जो चैप्टर है डिबेंचर, ठीक है ना। तो आज हमें डिबेंचर से शुरू करना है। तो डिबेंचर क्या होता है जी? देखिए, डिबेंचर का मतलब है, डिबेंचर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है। तो जब कंपनी किसी से बोरो करती है, पैसा लेती है, तो कंपनी वो चीज़ एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिख देती है कि हमने आपसे बोरो करा है और हम आपके पैसे रीपे करेंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, वो भी स्पेसिफाइड रेट पर। तो उस डॉक्यूमेंट को हम डिबेंचर कह देते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल परिभाषा है डिबेंचर की। बाकी डिबेंचर्स जिन लोगों को इशू किए जाते हैं उन लोगों को हम डिबेंचर होल्डर्स कह देते हैं, सिंपल। फिर उसके बाद दे रखा है कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए कि डिबेंचर्स के फीचर क्या होते हैं। तो डिबेंचर एक देखो रिटन डॉक्यूमेंट है, चलो ये हमें पता है। डिबेंचर में प्रिंसिपल को रीपे करने का और इंटरेस्ट फिक्स्ड है, ये बात लिखी होगी। इसके बाद हर डिबेंचर के पहले एक प्रीफिक्स लगा होता है। जैसे आपने अगर सवाल भी करे होंगे तो आपको याद होगा, उसमें ऐसा होता है 10% डिबेंचर, 2% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। तो ये परसेंट का मतलब होता है कि ये उस डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है, राइट। बाकी डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए एक बोरोइंग होता है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है वो कंपनी के लिए एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, वो भी फीचर याद रखना है कि जब कंपनी बोरो करती है लोगों से, मतलब डिबेंचर इशू करती है, तो आम तौर पर कंपनी अपने एसेट्स को गिरवी रखवा देती है, ऐसा समझ लो, यानी कि उन एसेट्स पर चार्ज लगवा देती है ना। तो ये अभी आगे भी वैसे आ जाएगा। तो कुछ अच्छे फीचर्स हैं ये डिबेंचर्स के। फिर एक सवाल आता है कि जी बॉन्ड क्या होता है? तो एक्चुअल में बॉन्ड जो होता है वो भी डिबेंचर को ही कह सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ होती है। जो डिबेंचर की कहानी है उसी को हम बॉन्ड भी कह देते हैं। तो इन्होंने देखो लिख भी रखा है कि द एक्सप्रेशन बॉन्ड हैज़ बिकम सिनोनिमस विद द डेट इंस्ट्रूमेंट। बस इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होता, ये फ़र्क है। कहानी वही सेम डिबेंचर वाली, ये भी कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन बस बॉन्ड में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड नहीं है, हो सकता है वो चेंज हो जाए। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ज़ीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसे बॉन्ड्स जिन पर 0% का इंटरेस्ट मिलता है उन्हें हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड कह देते हैं। बाकी कोई और भी इंस्ट्रूमेंट जो हो, जैसे पब्लिक डिपॉजिट, तो ये भी एक तरह से डिबेंचर्स ही होते हैं। तो आप जब भी बोरो करते हो बेसिकली पब्लिक से, तो उस इंस्ट्रूमेंट को डिबेंचर कह देते हैं, ठीक है जी। अब इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी पर्सपेक्टिव से, वो है कि डिबेंचर में और शेयर में क्या फ़र्क है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, तो वो देख लेते हैं। तो डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए बोरोइंग है, जबकि शेयर जो होती है वो कंपनी के लिए पूंजी है, कैपिटल है। डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट पे, और वो भी तब जब प्रॉफिट होगा। उसके बाद रीपेमेंट, डिबेंचर्स जो होते हैं उन्हें हम किसी ना किसी फिक्स्ड डेट पर रीपे करते हैं, लेकिन जो शेयर्स होते हैं आमतौर पर शेयर्स को कभी हम रीपे नहीं करते, वो तो उम्र भर चलते रहते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट, डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो, लेकिन शेयर्स को आपने कल पढ़ा था कि डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, हाँ वो तो है ही, लेकिन आमतौर पे नहीं कर सकते। बाकी डिबेंचर्स जो हैं वो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड कोई भी हो सकते हैं, लेकिन शेयर्स में तो आपको पता ही है कि उसमें कुछ भी सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं होती। बाकी कन्वर्टेबिलिटी, डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में, लेकिन शेयर्स जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हो सकते डिबेंचर्स में, हाँ एक्सेप्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो आपने कल पढ़ा था, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर में, लेकिन वैसे आमतौर पे शेयर कन्वर्ट नहीं होते। और वोटिंग राइट की बात करें तो डिबेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर से अगर हम बात करें तो उनके पास वोटिंग राइट होता है। फिर इसी से ही निकाल के एक डिफरेंस और बन जाता है, वो भी अगर पूछ ले तो, कि डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है। तो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के लिए लेंडर हैं, उन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, जबकि शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि वो मतलब मालिक हैं ही हैं। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उन्हें मिलता है एक स्पेसिफाइड रेट पर, मतलब इंटरेस्ट मिलता है, जबकि शेयर होल्डर जो होता है उन्हें मिलता है डिविडेंड। ये पॉइंट पहले भी आ गया। डिबेंचर होल्डर के पास कोई भी एक तरह से
वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन शेयर होल्डर जो होता है उसके पास वोटिंग राइट होता है। और डिबेंचर होल्डर्स का रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम होता है, वो सेफ होते हैं क्योंकि उन्हें हर साल फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, या आपने बीएसटी में भी पढ़ा होगा। जबकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हें हो सकता है लॉस होने पर कोई डिविडेंड ना मिले। अच्छा, उसके बाद जी डिबेंचर के प्रकार भी ये भी पता होने चाहिए। ये पूछ सकता है कि डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं। तो डिबेंचर 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं। एक है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम कह सकते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। एक है रीपेमेंट या रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी रिडीमेबल इरिडीमेबल। एक है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रजिस्टर्ड और बियरर। और एक है कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड किन्हें कहते हैं उस पर थोड़ा सा हमें ज़्यादा फोकस करना है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको इशू करने पर कंपनी अपने एसेट्स पर कोई ना कोई चार्ज लगवा लेती है। अब मज़ेदार बात यह है कि वो चार्ज जो होता है वो फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है। फिक्स्ड चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी स्पेसिफिक एसेट पर चार्ज लगाया गया है। तो जब किसी स्पेसिफिक एसेट पर चार्ज लगाए तो फिर हम कहते हैं फिक्स्ड चार्ज। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपकी घड़ी ले जाऊंगा, मैंने आपको बोला मैं आपके शूज़ ले जाऊंगा, तो जब मैं स्पेसिफिक एसेट पर चार्ज लगा रहा हूं तो वो फिक्स चार्ज है। लेकिन अगर मैंने किसी भी स्पेसिफिक एसेट पर चार्ज नहीं लगाया और मैंने बोला कि मेरा जो मन करेगा मैं वो आपका ले जाऊंगा, अगर मन करा जूते, मन करा शर्ट, जो मन करेगा, लेकिन मैं बता नहीं रहा अभी स्पेसिफिक, तो अगर मैं स्पेसिफिक एसेट पर चार्ज नहीं लगाता हूँ तो उसको फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज का फ़र्क हो गया। बाकी जिन भी डिबेंचर्स को इशू करने पर आप एसेट्स पर चार्ज लगाते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिक्योर डिबेंचर। लेकिन जिन डिबेंचर्स को आप इशू तो कर देते हो पर कुछ भी अपनी एसेट पर सिक्योरिटी नहीं देते या चार्ज नहीं लगवाते, उन डिबेंचर्स को बोल देते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी रिडीमेबल इरिडीमेबल आपको नाम से ही क्लियर है। रिडीमेबल का मतलब होता है जिन्हें आपको रीपे करना पड़ेगा, और इरिडीमेबल का मतलब होता है जिन्हें आपको रीपे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भारत में ऐसे वाले अलाउ नहीं है, तो सारे के सारे रिडीमेबल ही होते हैं, वापस नहीं मिलेंगे। तो रजिस्टर्ड और बियरर, बिल्कुल सही। रजिस्टर्ड वाले डिबेंचर में कागज़ पर नाम लिखा होता है, मान लेते हैं रामू, लेकिन बियरर डिबेंचर पर कागज़ पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, तो उसमें मालिक वही होता है जिसके हाथ में वो कागज़ होता है। तो अगर कागज़ कृष के हाथ में है तो मालिक कृष, अगर कागज़ किसी और बच्चे के हाथ में है तो मालिक वो, कागज़ मेरे हाथ में है तो मालिक मैं। तो कहीं खो गया तो संभाल के रखना है इसे तकिए के नीचे। तो बियरर डिबेंचर जो होता है उसमें कागज़ पे नाम नहीं लिखा होगा, तो मालिक वही माना जाएगा जिसके पास वो कागज़ है। और कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल मतलब वो वाले डिबेंचर जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और सिक्योरिटी में, शेयर में, तो कन्वर्टेबल, और जो कन्वर्ट नहीं हो पाते किसी और तरह की सिक्योरिटी में तो वो नॉन कन्वर्टेबल। तो ये बेसिकली प्रकार हो गए अलग अलग डिबेंचरों की। अच्छा जी, फिर एक और टॉपिक है, ये भी पूछ लेता है कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या है। ये एग्जाम में शायद आया भी था एक बार पहले, कई बच्चों ने छोड़ दिया था। तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड थोड़ा सा पढ़ लो क्या होता है। अब देखो भाई, डिबेंचर्स मतलब जो होते हैं वो पब्लिक को हम इशू करते हैं। तो पब्लिक को कहा जाता है कि भाई आप अपने कुछ ट्रस्टीज़ जो हैं उन्हें अपॉइंट कर लो, और फिर कंपनी जो होती है उन ट्रस्टीज़ के साथ एक समझौता करती है। तो इसे बोलते हैं अंग्रेजी में एग्जीक्यूट अ ट्रस्ट डीड। तो अब ये ट्रस्टीज़ की जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई अब हमें लोगों के हितों की रक्षा करनी है, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना है कि इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए, इनको पता चले समय से इंटरेस्ट ना मिले, या इनको पता चले समय से रीपेमेंट ना हो, तो वो जिम्मेदारी हाँ ट्रस्टीज़ की होती है। तो बस ये बेसिकली डिबेंचर ट्रस्ट डीड होता है, ठीक है ना। फिर एक और पॉइंट है बड़ा मज़ेदार कि डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में आप कहाँ डिस्क्लोज करते हो। तो नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं, है ना। तो अब देखो, आमतौर पर डिबेंचर्स जो होते हैं वो लायबिलिटी है, ये तो पता है हमें। तो आमतौर पर डिबेंचर्स जो हैं वो अगर आप या तो लंबी अवधि के लिए या छोटी अवधि के लिए इशू करोगे तो उस पर निर्भर करेगा कि वो नॉन करंट है कि करंट है। अगर आपने 5 साल के लिए इशू करे तो नॉन करंट, और 6 महीने के लिए इशू करे तो करंट, है ना। लेकिन हम तीनों केस देखते हैं 1 बाय 1। तो अगर आप लंबे अवधि के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज़।
तो उस समय उनकी मेन हेडिंग का नाम हो जाता है मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग का नाम हो जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई सिंपल कहानी। लेकिन केस 2 कभी कभी ऐसे देख भी लो, डेमो भी देख लो कि किस तरह से नज़र आएगा आपको। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ये तो कल रटवाया था। उसके नीचे मेन हेड नॉन करंट लायबिलिटीज़, और उसके अंदर सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके आगे लिख लिया नोट नंबर 1, और नोट में आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या दिखाना है, जो भी आपके डिवेंचर्स होंगे वो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो हो जाएंगे। तो ये तो हो गया एक तरीका। लेकिन कभी कभी ये ध्यान रखना है, जब हम डिबेंचर्स छोटी अवधि के लिए इशू कर रहे हैं तो फिर उन डिबेंचर्स को कौन सी हेडिंग में शो करेंगे हम, करंट लायबिलिटीज मेन हेड के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सब हेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, कह रहा है कि मान लो हमने डिबेंचर्स इशू करे 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है ना, तो रिडीम करेंगे मतलब इन्हें हम रीपे करेंगे 31 जनवरी 2022 को। तो ये एग्जांपल सेम पिछले साल भी मतलब सैम्पल पेपर में था इस तरह का। तो अब अगर आप देखो कि 1 अप्रैल 2020 में डिबेंचर्स इशू हुए और आप ईयर के एंड पर बैलेंस शीट बनाते हो, यानी 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट बनाते हो, आप यहाँ पर खड़े हो बैलेंस शीट वाले दिन। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि डिबेंचर्स जो हैं वो मैं 10 महीने बाद क्या करूँगा, रीपे करूँगा, है ना। तो अगर कोई लायबिलिटी आपको 10 महीने बाद पे करनी है तो आप उस लायबिलिटी को क्या बोलोगे, करंट लायबिलिटी बोलोगे। तो इसी वजह से ये डिबेंचर्स देखो लिखा है, दीज डिबेंचर्स विल बी शोन एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज। तो ये इसमें खूबसूरत बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो डिबेंचर जरूरी नहीं है हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी ही हो सकता है वो करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी हो सकती है। नहीं, बैलेंस शीट कब बनती है, उसी दिन से भाई, जिस दिन बैलेंस शीट बनाएंगे हम तो उसी दिन हेडिंग्स सब हेडिंग्स डालेंगे। तो 12 महीने से ज़्यादा हो जाता, फिर नॉन करंट हो जाती वो, है ना भाई। आप भी समझ गए, जो बच्चे ने यहाँ डाउट पूछा वो आपके मन में भी डाउट हो सकता है। तो बैलेंस शीट जो है वो हम 31 मार्च को बनाते हैं। तो आपको यहाँ खड़े होके देखना है, यहाँ से सामने खड़े होके देखो कितनी दूर नज़र आ रहा है रीपे करना 10 महीने बाद, तो ये करंट लायबिलिटी है। अगर मान लो यहाँ से खड़े होके आपको 14 महीने बाद दूर नज़र आ रहा होता तो वो क्या हो जाता, नॉन करंट लायबिलिटी। तो आप जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन से नज़रिया पकड़ना है। मैं आज अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं आज देखूंगा कि मेरे को 12 महीने के अंदर अंदर क्या रीपे करना है, वो सब मेरे लिए करंट लायबिलिटी है। ठीक है, चलो अच्छा डाउट था। अच्छा जी, अब तीसरा सबसे स्पेशल पॉइंट, ये तो ज़रूर करके जाना है एग्ज़ाम के लिए। ये भी करंट लायबिलिटी होता है लेकिन हेडिंग बदल जाती है, यानी कि इस बार करंट लायबिलिटी की जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, नहीं, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इस बार हमारी मतलब हेडिंग का नाम होगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो ये है तो करंट लायबिलिटी ही, लेकिन हमारे सब हेडिंग का नाम पड़ेगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब ये कब होता है, इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से मतलब रीड कर लेना। इसमें लिखा है कि मान लेते हैं हमारे पास डिबेंचर्स हैं 10 लाख रुपए के, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, जो हमने मतलब 31 मार्च 2021 को मतलब हमारे पास हैं, आउट ऑफ विच इसमें से 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमें कब रिडीम करने हैं, मतलब कब रीपे करने हैं, 31 जनवरी को, वही 10 महीने बाद। और बचे हुए जो 9 लाख के हैं इसका मतलब वो हमें बाद में देने होंगे। तो अब देखो कि बैलेंस शीट में किस तरह से प्रेजेंटेशन की जाएगी डिबेंचर्स की। तो देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी ये तो आपने रटा हुआ है। तो पहला मेन हेड नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर दूसरा मेन हेड करंट लायबिलिटी, उसमें सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नोट 1 में दिखाऊंगा कि क्या आएगा और अदर करंट लायबिलिटी के नोट 2 में दिखाऊंगा कि क्या आएगा। तो नोट 1 जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला है उसमें तो आपको दिखाने पड़ेंगे जो 9 लाख रुपए के बचे हुए डिबेंचर्स हैं जिन्हें आप 12 महीने के बाद रीपे करोगे। और करंट लायबिलिटी में आपको दिखाना पड़ेगा
नाम है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि वो 1 लाख डिबेंचर जो आप अभी 10 महीने के अंदर अंदर रिडीम करने वाले हो, रीपे करने वाले हो। तो जो डिबेंचर्स 12 महीने के अंदर रीपे करोगे वो करंट लायबिलिटी है, लेकिन जो डिबेंचर्स 12 महीने के बाद रीपे करोगे वो नॉन करंट लायबिलिटी है। तो ये क्लासिक बैलेंस शीट एग्जांपल है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल लिख के ले लो, ये क्वेश्चन दे सकता है। तो इस पे लिख लेते हैं जी 100%। ठीक है, बट समझ आ गया आपको? तो ऑनलाइन वाले बच्चों जी आप भी बता दो, यहाँ तक समझ आ गया बिल्कुल सब बच्चों को? तो एक बार भेज दो कि भाई यस सर यहाँ तक क्लियर है कहानी, यहाँ तक कहानी याद आ गई। ओके विनय, ओके ठीक है वेदिका, तो दोबारा से सुनो, वेदिका दोबारा से रिप्ले करके दोबारा सुनो। भाई जिसको नहीं समझ आया वो प्लीज़ दोबारा जाओ पीछे, रिवाइंड करो, 10 बार सुनो, 20 बार सुनो, कहानी वही है जो पहले भी बताई। अगर आप डिबेंचर्स 12 महीने के अंदर रीपे करोगे तो करंट लायबिलिटी, अगर डिबेंचर्स 12 महीने के बाद रीपे करोगे तो नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, ओके। हाँ, तो इसीलिए टोटल 3 एग्जाम्पल्स हैं, मैंने तीनों इसलिए कवर कर लिए। ये तीसरा था, ये दूसरा था, ये पहला था। तो या तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग या फिर ये स्टाइलिश वाला कि थोड़ा सा पोर्शन हमें 12 महीने के अंदर रीपे करना है, तो उसको बोलेंगे फिर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। चलो ठीक है जी, आइए अब उसके बाद डिबेंचर्स चैप्टर आगे बढ़ जाता है, जिसमें हम पहुंचते हैं डिबेंचर्स को इशू करने पर। तो डिबेंचर्स को जब हम इशू करते हैं तो 3 तरह से डिबेंचर इशू हो सकता है, या तो पार पर, या प्रीमियम पर, और या डिस्काउंट पर। तो ये इसमें मज़ेदार बात है कि जैसे शेयर्स में तो डिस्काउंट नहीं होता था इशू के टाइम पर, लेकिन डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। ठीक है जी, अब डिबेंचर्स जो हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो कंपनीज एक्ट ने मैक्सिमम डिस्काउंट की भी कोई सीमा रेखा नहीं तय कर रखी। तो इसका मतलब कंपनी की अपनी मर्जी है, मैं चाहूँ तो 90% डिस्काउंट दूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है जी, तो ये हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो हम लमसम में इशू करें। लमसम का मतलब होता है कि आप एक साथ पूरे 100 रुपये ले लेते हो, तो उस केस में आपकी जर्नल एंट्री आई होप आपको आती ही होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। तो ये हो गई सिंपल लमसम वाली। लेकिन अगर आप किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में डिबेंचर्स के पैसे लेते हो तो भी मुझे पता है आपको आती होंगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, फिर अलॉटमेंट के लिए अगर हाँ एक्सेस पैसे कुछ एडजस्ट करोगे तो जस्ट लाइक शेयर्स डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अलॉटमेंट, और अगर कुछ रिफंड करोगे तो जस्ट लाइक शेयर्स डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। ये याद आ गया कृष बाबू? शेयर्स में जब प्रोराटा होता था वैसे ही डिबेंचर में भी प्रोराटा हो सकता है। शेयर्स में जैसे हम पैसों को रिफंड करते थे तो डिबेंचर्स में भी वैसे ही हम रिफंड कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जब हम अलॉटमेंट के पैसे मांगते हैं तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, फिर पैसे मिल जाएंगे तो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर, फिर बैंक टू डिबेंचर कॉल। मतलब वो सेम शेयर्स की तरह, तो इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें डिस्काउंट पर इशू जब होता है तो एक चीज़ बस थोड़ा सा हमें पता होनी चाहिए कि जब हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हैं और क्वेश्चन ने लेकिन ये नहीं बताया कि डिस्काउंट हम कब ले रहे हैं, तो फिर ये माना जाएगा कि डिस्काउंट जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पर है। या तो क्वेश्चन बता दे कि डिस्काउंट एप्लीकेशन पर है, कॉल पर है, कब है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो हम डिस्काउंट कब मानेंगे कि कब है, अलॉटमेंट के टाइम पर है। बाकी ये जो डिस्काउंट हम देते हैं डिबेंचर्स पर, 1 नंबर में इसमें ये पूछ सकता है आपसे कि ये क्या होता है, तो हम कहते हैं कि ये एक कैपिटल लॉस होता है, यानी कि इसका नेचर कैपिटल नेचर का है, ये इट इज़ अ कैपिटल लॉस। और फिर वो ये भी पूछ सकता है कि भाई ये जो कैपिटल लॉस है, ये जो मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, इसका क्या करेंगे हम?
तो इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ने इसका ट्रीटमेंट ये दे रखा है कि इसे हमेशा राइट ऑफ कर देना है जिस साल आपने डिवेंचर्स मतलब इशू करे। तो हम इस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को क्या करेंगे, AS 16 के मुताबिक, याद रखना AS 16 ये भी MCQ है, तो AS 16 के मुताबिक, AS 16 का नाम है बोरोइंग कॉस्ट हालांकि, तो AS 16 के मुताबिक इस डिस्काउंट को क्या करना है, हमें राइट ऑफ करना है। अब राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या होगी वो आप बता सकते हो? हाँ बिल्कुल सही, तो यहाँ लिख देता हूँ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट। आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से, क्योंकि सेक्शन 52 ने इसकी इजाज़त दे रखी, हमने कल भी पढ़ा था। अगर आपके पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं है तो कैपिटल रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन अब CBSE ने मना कर दिया तो हम छोड़ देते हैं उसको। तो फिर हम सीधा स्टेटमेंट ऑफ P&L ले लेते हैं, तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से यूज़ कर सकते हो और राइट ऑफ कर सकते हो। तो आपकी एक सीधी एंट्री बन जाएगी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अगर है, P&L अकाउंट डेबिट वो तो लेना ही है, टू डिस्काउंट ऑन इशू जो भी होगा, तो ये आपका डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है क्रिश भाई। तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री हाईलाइट कर देता हूँ सभी बालकों के लिए। तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री बन गई जी बालको, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट अगर है तो, इफ एनी लिख देता हूँ भाई, ऐसा नहीं कि कंपनी के पास है नहीं प्रीमियम और आप मजे से अपना लिख के आ गए, वो क्वेश्चन में दिया होगा। और अगर वो नहीं है तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ P&L तो डेबिट करोगे, वो तो नेचुरल सी बात है, टू डिस्काउंट ऑन इशू। तो बस ये आपको याद रखना है, डिस्काउंट ऑन इशू को हम राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना, वो भी आगे भी आएगा। फिर उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर, जो ये टॉपिक है ये आपका बिल्कुल शेयर्स की तरह है, मतलब जो हमने कल पढ़ा था कि अगर कंपनी के पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएं तो कंपनी या तो रिजेक्ट कर सकती है या प्रोराटा अलॉटमेंट कर सकती है या कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू कर सकती है। तो मतलब उसमें सब कुछ सेम है, सारी बातें सेम है, तो इसीलिए इस पर कोई भी अलग से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ एक सवाल दे रखा है वो देख लेते हैं, दिखाने के लिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन का कैसे आता है, देख लो एक बार। अनलिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹50 पर डिवेंचर। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,000 डिवेंचर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एप्लीकेशन फॉर 1,000 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड, तो इसीलिए कंपनी ने एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, ठीक है। डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बचे हुए लोगों को कंपनी ने डिवेंचर्स अलॉट कर दिए हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नवलक्ष्मी। तो मैं एंट्री दिखा देता हूँ कि कैसे होंगी, फिर आप देखना, वेरी सिंपल भाई। पहली एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो मैं लॉजिक बता देता हूँ, हमें 4,000 एप्लीकेशंस मिले टोटल और 150 रुपये हमारा इशू प्राइस है, तो ये तो आपका हो गया टोटल अमाउंट 6 लाख। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख टू 12% डिवेंचर्स, इसमें हमेशा इशूड डिवेंचर्स और उनकी फेस वैल्यू लिखनी है, तो वो आ गई 3 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें आपको इशूड डिवेंचर्स और उस पर जो प्रीमियम है 50 रुपये का वो लिखना है, तो ये आ गया 1,50,000। और फिर जो भी बैलेंस बचा वो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन आपने क्या कर दी है, रिजेक्ट, तो आप बचे हुए सारे पैसे क्या कर देंगे, रिफंड। तो इसको आप चाहो तो एज ए बैलेंस की तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो लमसम में इशू कर रहे हैं, तो ये आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना, तो सिंपल खेल है। अच्छा, इसी तरह अगला हो सकता है इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी को कम एप्लीकेशंस मिली, तो इसमें मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी मैंने आपको जो बताया था एग्जांपल, जैसे इसमें कंपनी ने इशू करे 7,500 डिवेंचर्स, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हैं, सिर्फ 7,000 डिवेंचर्स। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अब हम जो भी जर्नल एंट्री करेंगे वो 7,000 डिवेंचर्स के हिसाब से करेंगे बस। तो आप देखोगे कि जो भी एंट्री हुई हैं वो 7,000 डिवेंचर्स के हिसाब से होंगी। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में मतलब आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल है, जितने डिवेंचर्स आए उतने के लिए कर देंगे बस, ठीक है ना। हाँ रोहन भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद है, डोंट वरी। उसके बाद देखो, अब ये भी कल हमने आपको शेयर्स में पढ़ाया था।
अब डिबेंचर्स अगर हमने प्रमोटर को इशू करे तो देखो क्या एंट्री बनेगी, कल सेम एंट्री थी ना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, और दूसरी एंट्री प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये डिबेंचर हमने प्रमोटर को इशू कर दिया। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर टू अंडरराइटर, आप अंडरराइटर को भी डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। तो देन अगेन सेम एंट्री जो कल पड़ी थी शेयर्स में, शेयर्स की तरह सेम है भाइयों, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, और दूसरी एंट्री अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब हाँ, ये याद रखना है, जैसे नोट में इन्होंने दे रखा है कि ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, तो हम इसे राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम इसकी इजाज़त देता है। इसी तरह ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है, इसको भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, कानून इसकी इजाज़त देता है। तो मैं बाजू में लिख देता हूँ, बाय चांस, रेयर ऑफ द रेयर अगर किस्मत फूटी हुई और उसकी भी एंट्री आपसे मांग ले कि राइट ऑफ करके दिखाओ, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देना और अंडरराइटिंग कमीशन को क्रेडिट कर देना। तो ये बेसिकली आपने अंडरराइटिंग कमीशन को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो मैंने एंट्री भी लिख दी अगर बाय चांस पूछ ले तो, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर आप डिबेंचर्स इशू करते हो वेंडर्स को। तो वेंडर्स को इशू करने के लिए दो बातें हो सकती हैं, या तो आप एसेट खरीदोगे पहले या बिजनेस खरीदोगे। तो ये तो बिल्कुल सेम है शेयर्स की तरह, एसेट खरीदा तो एंट्री हो गई सन्ड्री एसेट टू वेंडर, और पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया तो आपको कल बताया था कि या तो आप सेम दाम पर खरीदते हो या महंगे पे खरीदते हो या सस्ते पर खरीदते हो, वट एवर द केस में भी, तो आपकी एंट्री कुछ ऐसी बन जाती हैं। इधर देख लो चाहें, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट जितने भी आपने लिए, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ जितनी भी आपने ली, टू वेंडर, इसमें आप परचेज कंसिडरेशन लिखोगे। फिर आपका बैलेंस या तो नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व, या ऊपर बचेगा तो गुडविल। बस, तो मतलब ये पूरा का पूरा वेंडर की तरह जो शेयर्स का था सेम है। और फिर आप वेंडर को डिबेंचर्स इशू करते हो तो वो डिबेंचर्स आप पार, प्रीमियम या डिस्काउंट किसी पर भी इशू कर सकते हो। तो पार पर करा तो वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, प्रीमियम पर करा तो वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट पर करा तो वेंडर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। और कितने डिबेंचर्स इशू करोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, वो कैसे पता चलेगा, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर। किसी में नहीं लेते वो, इसमें वेंडर में तो यही लेते हैं, वो आगे आएगा जो तुम सोच रहे हो। तो इसका एक एग्जाम्पल है, देख लेते हैं जल्दी से, ये एक इंपॉर्टेंट है थोड़ा इस तरह का एग्जाम में, 3 नंबर का। वाई लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो देखो क्या क्या लिया उसने, टेक ओवर करा, लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख की एट 84 लाख, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 40 लाख की एट 36 लाख, परचेज कंसिडरेशन वॉज 1 करोड़ 10 लाख, ये है पीसी। पेमेंट वॉज मेड, अब पेमेंट कैसे कैसे हुई, बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ रुपी 20 लाख, 20 लाख रुपए का बिल एक्सेप्ट करा है। एंड रिमेनिंग, और जो बच गया पैसा, बताना कितना बच गया, 90 लाख, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख रुपए पीसी है, उसमें से 20 लाख रुपए का तो बिल्स हो गया एक्सेप्ट जो करा हमने, तो रिमेनिंग बच गया 90। तो 90 लाख रुपए के लिए हम कह रहे हैं कि हम 8% डिबेंचर्स इशू करेंगे 100 ईच के एट ए प्रीमियम ऑफ 20। तो इसका मतलब इशू प्राइस कितना हो गया, 120। तो अगर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने होंगे तो आप कैसे निकालोगे, 90 लाख डिवाइडेड बाय 120, बिल्कुल सही। तो देखो ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है इस तरह का। तो अब देखो एंट्री, पहली एंट्री बिजनेस लेने की, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये हम कौन सी वैल्यूज लेंगे, टेक ओवर वैल्यूज। हाँ, है ना, टेक ओवर वैल्यूज का मतलब होता है ये वाली। क्या, हाँ, नहीं, अब ये देखो बच गया बैलेंस, तो
तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या लिखी जाएगी, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि नीचे बच गया ना बैलेंस, तो इसको नीचे बचे हुए बैलेंस को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। ऊपर बचता तो क्या बोलते, गुडविल। फिर उसके बाद हम एक्स लिमिटेड को पे करेंगे, तो एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 10 लाख, 2 बिल्स पेबल 20 लाख, ये तो गिवन था। अब हमने डिबेंचर्स इशू करे तो 8% डिबेंचर्स, तो एक बार बताना नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आएंगे, 90 लाख अपॉन 120, आप भी करके बताओ। हाँ अक्षत, अब सिक्योरिटी प्रीमियम में रिजर्व वर्ड नहीं लगाना, खाली सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है। परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया होगा दिव्यांश, तो फिर आपको कुछ और जानकारी दे रखी होगी, तो उसको आप बैलेंसिंग फिगर की तरह निकाल सकते हो। 7 लाख मतलब 75,000, ठीक है। तो अब इसका मतलब हमने 75,000 डिबेंचर्स इशू करे, तो 75,000 इंटू 100 रुपये फेस वैल्यू, ये आ गई परसेंटेज डिबेंचर, और 75,000 डिबेंचर्स इंटू 25 रुपये, सॉरी 20 रुपये प्रीमियम, तो ये आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्लियर हो गया, चलो ओके। नहीं आप शॉर्ट में लिख देना इशूड। चलो इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है इसमें, मतलब डिबेंचर इशू में, वो यूनिक है क्योंकि वो शेयर्स में नहीं होता। इसका नाम होता है जी इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी का वैसे मतलब क्या है वो बता देता हूँ। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि भाई जैसे आपने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मान लेते हैं लोन लिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहेगा कि हमें कोई सिक्योरिटी दो, तो आप अपने जो एसेट्स होते हैं वो सिक्योरिटी के तौर पर दे देते हो। मान लेते हैं आपने मशीन जो है उसको सिक्योरिटी में दे दिया, तो उस मशीन को तो बोलते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी या प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन उसके अलावा भी इन एडिशन टू दैट बैंक कहता है कि मुझे कुछ और भी दो, तो फिर हम बैंक को कहते हैं कि चलो ठीक है हम आपको अपने डिबेंचर्स कुछ दे देते हैं, इशू कर देते हैं। तो उस सेकेंडरी सिक्योरिटी को कोलेट्रल सिक्योरिटी कहा जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोलेट्रल सिक्योरिटी में जो डिबेंचर्स इशू करती है कंपनी, ये एक तरह से नकली इशू है, कोई असली इशू नहीं है, नकली इशू है। इसका यूज तब होगा अगर बैंक पैसे चुकता नहीं कर पाएगा। अगर बैंक ने लोन रीपे नहीं करा तब फिर बैंक, मतलब कंपनी ने अगर लोन रीपे नहीं करा तब फिर बैंक इन डिबेंचरों को पक्का करवाएगी। वो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन तो मतलब बस आपके लिए तो ये कहानी है। बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लो। जो आपको याद रखना है कि 2 केसेस होते हैं। पहले मेथड में जब हम डिबेंचर इशू की कोई एंट्री पास नहीं करते, तो उस केस में तो बैलेंस शीट में, हाँ मतलब सिर्फ हम लोन की एंट्री पास करते हैं, एक एंट्री पास करते हैं, लिख देता हूँ। जो हमने बैंक से लोन लिया तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, सिंपल। लेकिन डिबेंचर की कोई एंट्री नहीं करते, तो उस केस में आप डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, वो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है। तो आप बैलेंस शीट पे फोकस कर लो कि कैसे दिखाना है। तो उस केस में आप बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, आपने इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा, वो तो सिंपल। फिर अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है बैंक से लंबी अवधि के लिए, तो आप क्या हेडिंग दिखाओगे, नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें दिखा दोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखा दोगे कि हमने बैंक से लोन लिया 5 लाख का, और जो डिबेंचर्स आपने इशू करे थे उस बात को सिर्फ ब्रैकेट में ऐसी अंग्रेजी लिखकर शो कर दोगे। मतलब सिर्फ आपको ब्रैकेट में अंग्रेजी लिखनी है और कुछ नहीं करना। तो ये तो हो गया अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया और बदले में डिबेंचर्स दिए। अगर आपने मान लो डिबेंचर्स इशू करे, कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया मान लो, तो आप लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर आपका मेन हेड नॉन करंट लायबिलिटी की बजाय क्या होगा, करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपने बैंक से कौन सा लोन लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए। फिर उसके नीचे सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग आ गई। बाकी नीचे की किससे कहानी वही, नोट्स में आप शॉर्ट टर्म बोरिंग लिखकर लिखोगे लोन फ्रॉम द बैंक, जितने रुपए का आपने बैंक से लोन लिया, मान लेते हैं 5 लाख का, और उसके ब्रैकेट में लिख के बस दिखा दोगे कि जो हमने डिबेंचर्स इशू करे कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर। ये आपका मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका है। तो अच्छे से देख लो, इस पर क्वेश्चन आपसे बैलेंस शीट का नोट बनवा सकता है। तो जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह, और केस 1 में जब हम एंट्री उसकी पास नहीं करते,
तो बैलेंस शीट आपकी ऐसी नजर आती है, ठीक है। फिर है केस 2, जब हम एंट्री करते हैं तो पहले तो एंट्री याद होनी चाहिए, क्या एंट्री होती है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो अगर हमने 6 लाख रुपए के डिवेंचर्स इशू करे कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर, तो फिर बच्चों हम ये वाली एंट्री पास कर देंगे। तो लोन वाली तो करेंगे, फिर ये वाली भी पास कर देंगे। और इस केस में फिर जब हम बैलेंस शीट दिखाते हैं तो बैलेंस शीट का नज़ारा देख लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्विटी एंड लायबिलिटी वो तो लिख ही लोगे, नॉन करेंट लायबिलिटी मेन हेड आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग सब हेड आ गया, नोट नंबर 1। लेकिन अब लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट कैसे बनेगा उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना। आपने जितना बैंक से लोन लिया आप वो लिखोगे, यानी लोन फ्रॉम द बैंक 5 लाख। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर आपको ये भी अलग से लिखना पड़ेगा कि जो आपने डिबेंचर्स इशू करे, तो 6000 डिबेंचर्स जो आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू करे, आप उन्हें भी लिखोगे अंदर के कॉलम में 6 लाख, और उसमें से फिर माइनस करके शो करोगे, लेस करके शो करोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, यानी कि जो आपका डिबेंचर सस्पेंस है 6 लाख रुपए माइनस करके शो करोगे, तो बाहर ऑटोमेटिकली निल ही आएगा। तो तब आपकी बैलेंस शीट का नज़ारा ऐसा होगा, ठीक है। तो समझ आ गया डिफरेंस। तो ऑनलाइन वाले चीज तो बता दो भैया, यहाँ तक सबको याद आ गई स्टोरी, एक बार यहाँ तक का बता देना किस्सा कहानी कि यहाँ तक ओके है। हाँ इसमें तो यही है, ठीक है। तो बाकी 1-2 बातें ध्यान रखनी है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, यही वाला है ना, सेकंड वाला। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो फिर हम एग्जाम में ये वाला यूज कर लेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बिल्कुल सभी को ध्यान रखनी है, आप भी ध्यान से सुनना सब बच्चे, ये जो डिबेंचर्स हम इशू करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी पर, है ना, क्या इन पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? नहीं, ये ध्यान रखना है। तो जो भी हम डिबेंचर्स ये इशू करते हैं इन पर कोई भी इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना पड़ता, ये ध्यान रखना। तो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ टॉप पे, ताकि जब आप पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो नो इंटरेस्ट हाँ इज टू बी पेड ऑन दिस। कहीं पर भी आ जाए तो इस पर इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि इस पर होता ही नहीं ना इंटरेस्ट, क्योंकि ये तो नकली इशू है। तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये नो इवेंट है एक तरह से। चलो अब एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करना है थ्योरी का, जो मुझे पता है 100 में से 99 बच्चों ने इग्नोर कर रखा होगा। ये एक क्वेश्चन है कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्या फ़र्क है। तो प्रीमियम ऑन इशू जो होता है, मतलब जिसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हो, वो तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा है, सुन रखा है, देख रखा है, तो वो है। लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो होता है वो आप जब, ये भी आपने सुन रखा है कि जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू तब आता है। तो दोनों में क्या अंतर है, तो देखो जी बड़े ध्यान से, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए फ़ायदा है, वो भी कैपिटल नेचर का, जबकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारे लिए नुकसान है, वो भी कैपिटल नेचर का। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए रिजर्व है ऑब्वियसली, जबकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको लिखवा भी रखा है और बता भी रखा है लायबिलिटी है हमारे लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम से हमारा कोई आउटफ्लो नहीं होता कैश का, इनफ्लो लिख सकते हैं फिर भी, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमें पे करना पड़ता है रिडम्पशन के टाइम पर। तो ये डिफरेंस चाहे आप लिखो या ना लिखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्क्लोजर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम कौन सी हेडिंग में शो करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग में शेयर होल्डर फंड के अंदर, जबकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में शो करते हैं। तो देखो मतलब कितने भयंकर डिफरेंस हैं दोनों में। तो आप 3 डिफरेंस जरूर लिखना, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। तो 3 नंबर का ही पूछेगा अगर आपसे इस पर डिफरेंस पूछ लेता है तो। अब हम देखते हैं कि जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें टोटल कितने केसेस होते हैं, 6, बिल्कुल सही। तो वो 6 केसेस देख लेते हैं। तो या तो हम रिडीम करते हैं पार पर, या फिर हम रिडीम करते हैं मतलब रीपे करते हैं प्रीमियम पर। तो 6 केसेस अलग अलग बन सकते हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं क्या क्या है। देखो जी, पहला केस, इशू करा पार पर और रिडीम करा पार पर,
तो ये तो सबसे सिंपल है। तो इसमें आपकी एंट्री डायरेक्ट वही होती है, बेसिक वाली जो आप वैसे भी करते हो, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है, आप चाहें देख लेना, सेम एंट्री हो जाएंगी। दूसरा केस होता है जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं डिस्काउंट पर और रिडीम करते हैं पार पर। तो ये भी सिंपल केस है, जस्ट लाइक जैसे आप नॉर्मल डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू करते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। उसके बाद केस 3, वो भी सिंपल है, जब आप डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू करते हो और रिडीम करते हो पार पर। तो देखो पहले 3 केस में कॉमन पॉइंट ये है कि आप रिडीम हमेशा पार पर करते हो। तो जब आप पार पर रिडीम करोगे तब उसमें सब नॉर्मल होगा। तो जैसे प्रीमियम पर हमने इशू करा तो इसकी भी एंट्री नॉर्मल होगी जैसे हम इशू की करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना। तो 3 केस तो सिंपल हो गए। लेकिन केस 4, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं पार पर लेकिन हम रीपे करेंगे मतलब रिडीम करेंगे प्रीमियम पर, हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे, रिडीम करेंगे प्रीमियम पर, तो उसे कहा जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो अब देखो हमारी एंट्री कैसे होंगी। पहली एंट्री तो नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री के अंदर हमें पहले तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो हमारी लाइबिलिटी है, तो इसीलिए उसे क्रेडिट साइड पर शो करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ लाइबिलिटी। और जितने रुपए की हम ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लाइबिलिटी शो करेंगे उतने ही सेम अमाउंट से कॉरस्पॉन्डिंग हमें डेबिट एस्पेक्ट में लॉस ऑन इशू को भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए कैपिटल लॉस है। एक्सपेंस कह लो, एक्सपेंस के नेचर का है लेकिन कैपिटल लॉस है। तो मतलब आपकी सेकेंड एंट्री ऐसी बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो इसका एक डेमो देख लेते हैं। अब जैसे इसमें लिखा है ब्लू लिमिटेड इशूड ₹8 लाख। तो देखो कृष भाई, ₹8 लाख का मतलब ये होता है हमेशा 8000 डिबेंचर्स, ठीक है। तो ₹8 लाख का मतलब होता है 8000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ऐसे इसको इंटरप्रेट करते हैं। हाँ, इसमें हमेशा फेस वैल्यू लेते हैं, चाहे कुछ भी हो। हाँ, इसमें हमेशा फेस वैल्यू ही लेते हैं बच्चों। तो जब भी वो लिख के देगा ना ₹8 लाख या कुछ भी, तो इसका मतलब है आप 100 से भाग दे देना, तो 8000 डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। शेयर्स में तो ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है अपने आप ही ज़्यादा बुद्धि चल रही है। तो कृष भाई कह रहे हैं कि शेयर्स में भी ये होता है होगा, लेकिन शेयर्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली डिबेंचर में ही होता है। शेयर में थोड़ी ना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि इशू ऑफ शेयर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें नहीं है। अच्छा जी, तो हमने डिबेंचर्स इशू करे ऑफ 100 ईच के एट पार, लेकिन रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पर। तो 10% प्रीमियम का मतलब हो गया 10 रुपये आप एक्स्ट्रा दोगे। तो अब देखो एंट्रीज देखो, तो पहली एंट्री तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 8000 शेयर्स हैं और 100 रुपये के आपने इशू करे 8 लाख। जब सेकेंड एंट्री होगी उसमें देखो मेन चीज़, आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है उसे लाइबिलिटी की तरह शो करना पड़ेगा। तो 8000 डिबेंचर्स पर 10 रुपये आप प्रीमियम पे करोगे तो ये लाइबिलिटी आ गई आपकी 80,000 की। और जितने रुपए की आप लाइबिलिटी शो करते हो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एग्जैक्ट सेम अमाउंट से आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी एक अपना डेबिट करके कैपिटल लॉस दिखाओगे। तो इसीलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी 80,000 सेम आ गया। बाकी बातें वही एज इट इज लिखी हुई हैं। चलो ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट में क्या दे रखा है जी, डिबेंचर्स व्हेन इशूड एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट द इशू प्राइस इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, इट इज टेकन दैट प्रीमियम और डिस्काउंट इज अलाउड अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। तो ये पहले भी बता दिया था। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो हम ये मानेंगे कि प्रीमियम या डिस्काउंट कब है, अलॉटमेंट पर है। चलो केस 5, हाँ, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब हमने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करे और रिडीम करेंगे प्रीमियम पर। तो देखो इसमें दो तरह के डिस्काउंट मतलब दो तरह के हमारे लॉसेस, कैपिटल लॉसेस आ गए।
तो ये भी कह रहा है इन दिस सिचुएशन कंपनी इनकर लॉसेज ऑन 2 काउंट्स। कह रहा है कंपनी को दो नुकसान हो रहे हैं। एक नुकसान तो हम डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, है ना, एक तो वो नुकसान, और दूसरा नुकसान कि हम प्रीमियम भी पे करेंगे रिडम्पशन पर। तो इसमें दो नुकसान हो रहे हैं। तो खैर पहले हम एंट्री देखते हैं। तो पहली एंट्री तो नॉर्मल बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अब हमने डिस्काउंट पर इशू करा तो इसीलिए डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। हम रिडम्पशन पर प्रीमियम देंगे तो इसीलिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारी लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिट। और ये आपने सीख ही लिया कि जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है उतना ही हम लॉस को भी डेबिट करते हैं। तो अब मैंने आपको क्या स्टोरी सिखाई थी, डिस्काउंट छोटा भाई है और लॉस बड़ा भाई। ठीक है, तो लिख देते हैं जी। तो छोटा भाई और बड़ा भाई है तो क्या हो जाएगा, छोटा भाई बड़े भाई के चरणों में समर्पित हो जाएगा। तो बेसिकली किताब वालों ने भी ये दे रखा है कि ऑल्टरनेटिवली आप ये एंट्री पास कर दोगे तो डिस्काउंट जो है वो इसी फिगर के साथ जुड़ जाएगा। तो आपकी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट के नाम से हो जाएगी, जिसमें लॉस में दोनों चीज़ें आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया भाइयों बहनों? सही है, बच्चों ने भी यही भेजा, बिल्कुल याद है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। बाकी इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। तो डिबेंचर अकाउंट को हमेशा हमेशा मरते दम तक किस वैल्यू से क्रेडिट करना है, फेस वैल्यू, ये तो आपको चलो पता ही है। सेकंड ये पढ़ लो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का नेचर पूछता है, 1 नंबर हॉट क्वेश्चन है ये बच्चों, कि इसका नेचर क्या है, रियल पर्सनल नॉमिनल। तो आप कहोगे इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। और वो पूछेगा ये एसेट है या लाइबिलिटी, तो वो तो खैर आपको पता ही है कि ये क्या है, लाइबिलिटी। फिर वो पूछ लेगा इसको कहाँ शो करते हैं, तो वो भी आपको पहले बताया था कि इसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं। तो ये बातें चलो हमें पता है। उसके बाद अच्छा हाँ, आगे ये भी दे रखा है, अगर डिबेंचर्स ही शॉर्ट टर्म मान लो करंट मैच्योरिटीज़ वाले होंगे तो फिर ये प्रीमियम कहाँ शो होगा, फिर ये प्रीमियम भी करंट लाइबिलिटीज़ में अदर करंट लाइबिलिटीज़ में शो होगा, है ना। तो वही सेम बात, जब डिबेंचर अगर शॉर्ट टर्म के हैं तो प्रीमियम भी शॉर्ट टर्म का ही होगा। अच्छा, तीसरी बात क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज डेबिटेड टू लॉस, ये कैपिटल लॉस है, ये आपको पता है। इट इज़ रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपको पता है। कैपिटल रिजर्व अब लेना नहीं है, सीबीएसई मना कर रही है। और फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये आपको पता ही है। चलो ठीक है। उसके बाद छठा केस, डिबेंचर इशू एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इसमें एंट्री क्या होंगी, इशू की तो नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और इशू करने के टाइम पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम हम पे करेंगे रिडम्पशन पर, तो इसीलिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लाइबिलिटी आ जाएगा, और सेम अमाउंट से हम उस लॉस को डेबिट कर देंगे, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट में आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज सेम रहेंगी। तो क्लियर है, मतलब इसमें कोई झोल झमेला तो नहीं है। चलो, तो एग्जाम के लिए आप एक क्वेश्चन बस कर जाना थोड़ा इसकी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, पहले इस केस का एग्जाम्पल दे रखा है, वो तो आप कर ही लोगे खैर, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना, वो तो सीधा हो गया। और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, वो लॉस किसके बराबर होगा, जो हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपका मतलब, ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप कर लेना, वो ये है। ठीक है ना, मैं मार्क कर रहा हूँ, तो आप क्लास के बाद चाहे एक बार बस इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का, इस वैरायटी का आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, 2-3 पॉइंट। ठीक है ना। तो आप मुझे 1-2 करके दिखा दो, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप भी मुझे 1-2 करके दिखा दो। तो आप मुझे 4th करके दिखा दो, फिर हम चेक कर लेंगे। बाकी तो मतलब आप अपने आप भी कर लेना, पढ़ मैं देता हूँ। तो इसमें लिखा है, आप भी करना 4th वाला, फिर करके मुझे बताना। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इशूड 60 लाख, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रीपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। चलो, तो देखो अब सबसे पहले
इसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इशूड ₹60 लाख, तो इसका मतलब क्या? हाँ, तो आप अब ऐसे समझ लोगे, इसका मतलब 60,000 डिवेंचर्स इशू हुए हैं, 100 ईच के, एट डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब ₹5 का डिस्काउंट हो गया, एंड रीपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो ₹10 का प्रीमियम हो गया। ठीक है ना? चलो, तो अब देखो अब कैसे करनी है एंट्री। जब हम पहली एंट्री करेंगे तब हम उसमें इशू प्राइस लेते हैं। इशू प्राइस का मतलब होता है कि आपने 100 रुपये का डिबेंचर था, ₹5 के डिस्काउंट पर इशू करा, तो इशू प्राइस होगा 95। ठीक है ना? तो अब देखो मैं फोर्थ केस का ही आंसर दिखाता हूँ। तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो 60,000 डिबेंचर्स इशू करे 95 रुपये के, तो कितना आ रहा है आपका अभी? 57 लाख, है ना? फिर अब अगली एंट्री देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 57 लाख, वो तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा। अब लॉस अभी छोड़ दो, परसेंटेज डिबेंचर में आपको हमेशा फेस वैल्यू लिखनी है, तो 60,000 डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये, तो 60 लाख। फिर आप कितने रुपए प्रीमियम दे रहे थे? 10 रुपये का, तो 60,000 डिबेंचर्स इंटू 10 रुपये का प्रीमियम, तो कितना आ गया? 6 लाख। अब ये 6 लाख जितना प्रीमियम होता है आपको पता है उतना हमें लॉस भी लिखना पड़ता है, तो 6 लाख का तो हमारा लॉस आ गया। ठीक है ना? लेकिन हमने डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू करे थे, 5 रुपये का डिस्काउंट था, तो अगर आप 5 रुपये का डिस्काउंट निकालोगे तो 60,000 डिबेंचर्स का 5 रुपये का डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 3 लाख। तो डिस्काउंट भी लॉस के साथ ही जुड़ जाएगा, तो इसीलिए लॉस आपको कितना डेबिट होता हुआ नज़र आ रहा है? 9 लाख। तो बस अगर आपकी लॉस की फिगर ठीक है, जो ठीक भेजी थी वैसे तो बच्चों ने, तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। चलो, बहुत बहुत मुबारक निहारिका जी। ठीक है, समझ आया? चलो, तो मतलब इसमें और भी इस तरह के आपको केसेस दे रखे हैं, तो आप एक बार चाहें सारे ट्राई कर लेना। तो एग्जाम में इस तरह का आपको कोई 3 नंबर में 2 पॉइंट वाला क्वेश्चन दे देगा, कोई भी 2 पॉइंट दे देगा, तो आप इस तरह कर पाओगे। ठीक है जी? कैलकुलेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने शो करी आपको समझाने के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी कि हम डिबेंचर्स पर कंपनी जो होती है वो इंटरेस्ट पे करती है। तो ये आपने पहले पढ़ा था कि कंपनी के लिए डिबेंचर्स का इंटरेस्ट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो इंटरेस्ट की 3 एंट्रियाँ होती हैं, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं, तो ड्यू करने की एंट्री हो गई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करने का मतलब है कि हमने अपना एक एक्सपेंस है उसे डेबिट कर दिया और डिबेंचर होल्डर को थोड़ी देर के लिए लायबिलिटी बनाकर क्रिएट कर दिया, तो ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। फिर हम इन्हें पे कर देते हैं, तो पे करने की एंट्री हो गई डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, तो यानी जो लायबिलिटी क्रिएट करी थी उस लायबिलिटी को अब हमने कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया। टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब है कि हमने पैसे दे दिए। हाँ जी, पैसे दे दिए। अब साल के एंड में जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट साल के एंड में एक्सपेंस जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? पीएनएल में। तो ये एंट्री आपको करनी पड़ती है ट्रांसफ़र करने की, तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री बन गई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट। तो ये आपका खर्चा जो था, खर्चा कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? पीएनएल में। तो अब आपका एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो गया और पीएनएल जो है वो डेबिट हो गया। तो 3 एंट्रीज बेसिकली आपको करनी है, सिंपल। अच्छा जी, कह रहा पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो ये पढ़ लो, कुछ तो हमें आते ही हैं। कह रहा इंटरेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये हमें पता है। कह रहा है इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल वैल्यू पर निकलता है, ये भी हमें पता है। कह रहा है इंटरेस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचरों पर नहीं दिया जाएगा, ये भी चलो हमें पता है। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं डिबेंचर्स पर वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट होती है, वो हालांकि अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ही। चौथा, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, कह रहा है ये किसे कहेंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया
लेकिन आपने अभी तक पे नहीं करा, तो हम उसी को क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये तो बच्चों वाली 11th की बात है, आपको पता ही है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, ये किसे कहेंगे कि अगर इंटरेस्ट लग तो गया अभी तक पर ड्यू नहीं हुआ, ड्यू डेट मान लेते हैं कोई और थी, तो उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। लेकिन जो सबसे मज़ेदार पॉइंट है वो आपके लिए 7th है, चाहे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू हो या चाहे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू हो, मतलब चाहे 5th वाली कहानी हो चाहे 6th वाली कहानी हो, ये दोनों ही हमारे लिए कौन सी हेडिंग है, करंट लायबिलिटी। और सब हेडिंग क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरेस्ट एक्रूड क्या है डिबेंचर का, तो हम कहेंगे करंट लायबिलिटी। या पूछ लेगा इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू क्या है, तो भी करंट लायबिलिटी। तो ये हमारे लिए करंट लायबिलिटियां हैं। बता दिया। श्लोक नशे में कह रहा है कि सर बैलेंस शीट और नोट्स वाले क्वेश्चन बताओ, बता तो दिए बैलेंस शीट और नोट्स वाले क्वेश्चन श्लोक भाई। बैलेंस शीट सिर्फ आपको कोलेटरल सिक्योरिटी की ही आएगी, या फिर शुरू में जो देखे थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या करंट मैच्योरिटी, बस, और कोई बैलेंस शीट नहीं आएगी। अच्छा, एक ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बीजी लिमिटेड इशूड 2000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो हमने 2000 डिबेंचर्स 100 ईच के इशू करे एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5 के डिस्काउंट पर, ठीक है, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹5, और प्रीमियम भी रिडीमेबल है ₹5 का। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो अगर पहले मैं यहाँ तक की एंट्रियाँ देखूँ तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट की एंट्री क्या बनेगी, देखो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 2000 डिबेंचर इशू करे ₹95 के। और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। अब इसमें लॉस के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो 10,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी और 10,000 का डिस्काउंट भी। तो इसीलिए आपको लॉस ऑन इशू की फिगर कितनी नज़र आ रही है, 20,000। बाकी 2% डिबेंचर, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, है ना। तो इशू की एंट्री तो यही होगी। फिर इसी में उसने आगे ये भी कह दिया, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 मार्च एंड 31 मार्च। अब हमें साल में 2 बार इंटरेस्ट देना है, तो आपको इंटरेस्ट रेट कहाँ दे रखा होता है, डिबेंचर से पहले 12%। तो आप अगर 12% कैलकुलेट करोगे और 2000 डिबेंचर से ₹100 फेस वैल्यू है, तो 2000 इंटू 100 2 लाख, 2 लाख का 12% 24,000, तो वो तो पूरे साल का है। 6 महीने का कितना हो गया, 12,000। तो हमें 12,000 रुपए के लिए देखो क्या एंट्री करनी पड़ेगी, वही वाली जो आपने अभी देखी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये ड्यू कर दिया, और फिर अगली एंट्री में पे कर दिया, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये आपने पे कर दिया। सेम 6 महीने बाद यानी 31 मार्च को आप फिर से डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 12,000 ड्यू कर दिया, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 आपने पे कर दिया। अब साल के एंड में आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, अब एक तो ये लॉस है, देखो लॉस को भी राइट ऑफ करते हैं, और एक ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है इसे पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। यही थी स्टोरी। तो अब देखो जो लास्ट एंट्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट करोगे, और उसमें 2 चीज़ें आपकी चली गई, क्या क्या, एक तो डिबेंचर इंटरेस्ट चला गया 24,000 का, ये ट्रांसफ़र हो गया, और एक लॉस ऑन इशू जो था वो भी 20,000 का राइट ऑफ हो गया। तो बेसिकली आपके पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन गया जिसमें 3 कॉन्सेप्ट्स आ गए। ठीक है, तो समझ आ गया जी, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर डिस्काउंट ऑन और लॉस को राइट ऑफ करना है, तो उसको मैंने वैसे पहले ही बताया था, ये कैपिटल लॉस होता है। दोबारा से एंट्री लिख देता हूँ, तो उसकी एंट्री क्या होगी राइट ऑफ करने की, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, हाँ, लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये आपकी सिंपल राइट ऑफ करने की एंट्री होगी। प्रीमियम तभी करना है डेबिट अगर होगा तो, नहीं होगा तो छोड़ देने का। टीडीएस है नहीं सिलेबस में तो उसको छोड़ दो।
हाँ वो किताब में वैसे दे रखा था पहले, लेकिन अब नहीं आएगा। चलो तो एक होगी, क्लियर हो गई। बाकी एक मिसलीनियस पॉइंट है वो देख लेते हैं। ये तो खैर एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है प्रैक्टिस के लिए, तो आप अपने आप कर लोगे, है ना। इसमें मतलब ये चलो डिस्कस कर लेता हूँ, आओ। इसमें लिखा है होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशूड ऑन 1 अप्रैल 10,000 डिबेंचर्स 9% ऑफ डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं 10,000 10% प्रीमियम पर, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, और रिडीम भी करोगे 5% के प्रीमियम पर, है ना। तो ये तो आपको आती है एंट्री, केस 6 जो था। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट, 2 9% डिबेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि हमने प्रीमियम पर इशू करा, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये आपकी केस 6 की बेसिकली एंट्री बन गई, राइट। अब इसमें मेन चीज बस ये है कि आपको ये लॉस अब राइट ऑफ करना है, बोलो हाँ। तो आपको कितना लॉस राइट ऑफ करना है? 50,000 रुपए का। तो अब देखो लॉस को राइट ऑफ करने की जो एंट्री हुई वो क्या हुई? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए लिख पाए हम डेबिट में क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था अवेलेबल, तो इसीलिए लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बन गई? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इशू। क्लियर हो गया? राइट ऑफ करने की एंट्री, ठीक है। तो ओके, अच्छा ये वैसे आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन ये बस सेफ्टी मार्जिन के लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन बाय चांस आ भी गया तो आपके मजे आ जाएंगे, आप पढ़ लोगे क्योंकि आज पढ़ोगे परसों आएगा। हाँ, लेकिन फिर भी कैसे वो दिखा देता हूँ। तो जैसे इसमें ये टॉपिक जो है वो ये है कि भाई डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को आप बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, है ना, ये है पॉइंट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हम जो भी डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू होता है उसे राइट ऑफ करते हैं, ये तो हमको पता ही है। और राइट ऑफ करने का मतलब है हम कहाँ से राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से या पीएनएल से। तो अब इसका बस मतलब यही है कि हम अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को या पीएनएल को क्या कर देंगे? माइनस करके शो कर देंगे बस। तो मतलब बाय चांस अगर आ जाए कि दिखाओ, तो देखो कैसे दिखाना। आप इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखोगे, उसके नीचे शेयर होल्डर फंड मेन हेड, उसके नीचे रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड नोट नंबर 1। अब रिजर्व एंड सरप्लस में वो जो भी रिजर्व आपको देगा वो लिखना है। अब मान लो जैसे उसने सिक्योरिटी प्रीमियम आपको दिया कि मेरे पास 50,000 का है, तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा 50,000। अब उसमें से आप लॉस को राइट ऑफ करोगे, तो आपने माइनस कर दिया कि भाई लॉस या डिस्काउंट राइट ऑफ 50,000, तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास 0 बचा है। इसी तरह कैपिटल रिजर्व तो अब आपके लिए नहीं है, आप इसको इग्नोर मार दो। इसी तरह प्रीमियम पीएनएल, आपके पास कितना पीएनएल का बैलेंस है? मान लो 2,50,000, तो आपने इसमें से लॉस को या डिस्काउंट को राइट ऑफ करा होगा, तो बस वो आपको क्या करना है? माइनस करके शो करना है। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन इज ओनली दिस कि अगर आप डिस्काउंट को राइट ऑफ कर रहे हो या लॉस को राइट ऑफ कर रहे हो, तो आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में माइनस करके शो कर दो, या तो प्रीमियम में से माइनस या प्रॉफिट में से माइनस। ठीक है, समझ गए?